बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्कोर एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज इंडिया के एक इंतहाई सेंसिबल बंदे का एक इंटरव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूं। गौर से आपने इसकी बातों को सुनना है और समझना है, और फिर आपने नीचे कमेंट करके अपनी राय का भी इजहार करना है। बाकी बातें आपसे बाद में करेंगे। सबसे पहले चलिए वीडियो देखते हैं, फिर बाद में आपके साथ इसके ऊपर बात करेंगे। वो समाप्त नहीं हुआ है। देखिए, इसके बहुत सारे पहलू हैं। ये कहना प्रधानमंत्री का कि ये समाप्त नहीं हुआ है, इसका मतलब हमने इसमें पॉज दिया है, हम रुके हैं। तो रुकने का मतलब ये होता है कि जो हम कार्रवाई कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर में, वो अब एक नॉर्मल चीज़ बन जाएगी। वो कैसे नॉर्मल बनेगी? क्योंकि दोनों तरफ, हम दोनों साइड को तैयार रहना पड़ेगा इस बात के लिए कि जैसे ही वो पॉज उठेगा तो फिर से वही कार्रवाई करनी है। तो अब देखिए कार्रवाई क्या है जिसके बारे में वो न्यू नॉर्मल बन गया है, और उन्होंने जिक्र भी किया, उन्होंने इसको न्यू नॉर्मल बोल दिया। हाँ, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा जी, क्योंकि सबसे पहले आपने इसकी चेतावनी दी थी कई जगह कि ख़तरा इस बात का है कि यह एक न्यू नॉर्मल बन जाएगा जी। और कल जब मैंने प्रधानमंत्री के भाषण में सुना कि उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर न्यू नॉर्मल है, तो मुझे लगा कि क्या उन्होंने प्रवीण सानी को सुन लिया है या उनके सलाहकारों ने सुन लिया है और इसे आकर्षक मान के उठा लिया है। देखिए, वो तो ऐसा होता है कि उनकी भी सिक्योरिटी टीम है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, कोई किसी की बात उठा लेता है, कोई किसी की उठा लेता है, उसकी कोई ख़ास अहमियत है नहीं। अहमियत इस बात की अब है कि क्योंकि इसमें एक रुकाव आया है ऑपरेशन के अंदर, इसका मतलब जो मिसाइल फायर हो रही थी दोनों तरफ से, जो ड्रोन्स फायर हो रहे थे दोनों तरफ से, जो लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन फायर हो रही थी दोनों तरफ से, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे नहीं हो रहा था, ये पूरे बॉर्डर पे हो रहा था। इसका मतलब आप नॉर्थ से लेके आप पूरा जो बॉर्डर है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, वहाँ पर ये कार्रवाई करनी है। अब देखिए पाकिस्तान क्या करेगा, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो रहस्य की बात है, बहुत सीधी सी बात है। अगर ये न्यू नॉर्मल है, और जैसे अब हम जानते हैं ये पाकिस्तान से लड़ाई नहीं है, ये पाकिस्तान और चीन से लड़ाई है। क्योंकि चीन जो है वो अपना हाथ नहीं दिखा रहा है, खुद शामिल नहीं हो रहा है जंग में, पर पाकिस्तान की हर तरीके से मदद कर रहा है। तो अब जो पाकिस्तान के पास असला है जो न्यू नॉर्मल में काम आएगा, वो क्या है? वो असला ये है कि ड्रोन्स, आज ड्रोन्स सबसे ज़्यादा चाइना के पास है। अलग अलग टाइप के ड्रोन्स हैं। कमर्शियल ड्रोन में वो नंबर 1 है दुनिया में। कमर्शियल ड्रोन को मिलिट्री वैल्यू बनाने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता। टर्की से वो ड्रोन लेंगे, पर पहले मैं चाइना की बात ख़त्म कर लूँ। अब कई सारा पैकेज जो है जो रुका पड़ा था, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अभी पिछले ही महीने जो पाकिस्तान के एयरफोर्स के चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल ज़हीर बब्बर सिद्धू, ये वहाँ गए थे चीन, और वहाँ वो चीन के डिफेंस मिनिस्टर से मिले। क्यों मिले? जो अब इन्होंने इस बार इस्तेमाल किया था हवाई जहाज़, जिसको हम बोलते हैं लड़ाकू विमान J-10, जो बहुत कामयाबी जिसने दिखाई, अब वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन का, ये 4th जनरेशन का है, वो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जिसको बोलते हैं J-31। तो वो उसकी बात करने गए थे कि हमें वो 40 चाहिए हैं, तो एक तो वो उनको मिलेगा। वो बात और करने गए थे कि उनके पास, चाइना के पास एक KJ-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है। बहुत ज़रूरी होता है ऐसी जंग में, जो आपको बताता है कि टारगेट कहाँ है, टारगेट को कैसे हासिल करना है। वो भी मांग थी, वो भी वो इनको दे देंगे आप। अच्छा, आगे चलिए। उनके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम, चाइना का। ये सब है उनके पास। उसमें क्या होता है, माइक्रोवेव वेपन्स हैं। अब माइक्रोवेव एक अलग टाइप की चीज़ होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वेपन्स होते हैं जो स्वीप करते हैं। तो जितने भी हमारे ड्रोन होंगे, जो छोटे ड्रोन होते हैं, और छोटे ड्रोन अमूमन बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, तो वो एक स्वीप के अंदर उस पूरे को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये सारा तो आप मान के चलिए कि जल्दी से जल्दी जिस चीज़ को उनको 1 या 1.5 साल लगना था, वो उनको अगले 2 या 3 महीने में उनके हाथ में होंगे। तो वो भी अब अपनी तैयारी करेंगे, टर्की से भी सामान लेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब ये आपने न्यू नॉर्मल बना दिया,
पॉज आपकी टूटेगी। अब पॉज कैसे टूटेगी? मान लीजिए अगला हमला हो गया। अब JNK में इस तरीके के आतंकी हमले तो होते रहते हैं और ये रुकने वाले थोड़ी ना है। तो अभी क्या होगा, एक और चीज़ प्रधानमंत्री ने बोल दिया और वो ये बोली है कि कोई भी आतंकी हमला होगा हम उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। हाँ, ये बात सेना के प्रवक्ताओं ने भी कही। बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉज है जो अभी लगा हुआ है न्यू नॉर्मल पे, वो उठ जाएगा। और जैसे ही उठेगा, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि तब तक जो है जल्दी से जल्दी चाइना उनको ये सामान दे देगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान फिर से शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, हमने जो लड़ाई करने का, देखिए अभी क्या हुआ, ये भी एक आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हमने करा था 6-7 मई से शुरू हुआ, 6 रात से, ये लड़ाई नहीं थी, ये थी एक क्राइसिस सिचुएशन। हाँ, इससे भी हम समझना चाहते हैं जी। क्योंकि आम समझ में हाँ यह युद्ध था। हाँ, और तो- बार बार कहा गया युद्ध था, टेलीविज़न चैनल्स में भी युद्ध चल रहा था। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको सुन रहा था और बाकी लोगों को भी सुन रहा था और वे कह रहे थे ये युद्ध नहीं है। बिल्कुल। तो फिर ये क्या था? हाँ, तो देखिए अभी क्या है, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ बताना इसके बारे में। पहले तो मैंने जैसे आपसे बोला न्यू नॉर्मल है, एक मान लीजिए जो ना हो तो अच्छा ही है, एक आतंकी हमला हो गया, इसके ऊपर से लिफ्ट जो एम्बार्गो है वो हट गया। एम्बार्गो जैसे ही हटेगा उसके पास भी बहुत असला है, हमारा तो असला इंडिजिनस हो रहा है। इंडिजिनस बनाने में टाइम लगता है। जहाँ तक चाइना का सवाल है, चाइना इस समय दुनिया की एक महान ताकत है, उसके पास ये सब असला है, वो तो अभी उसको फ़ौरन हाथ में पकड़ा देंगे। उसके बाद क्या है, ये जो हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर जो है, ऑपरेशन सिंदूर लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई से 3 बड़े कदम नीचे है। और वो 3 कदम क्या है, ये जो हमने देखा था इसको हम बोलते हैं ये एक क्राइसिस सिचुएशन थी। ये क्राइसिस हो गई। क्यों क्राइसिस हो गई? क्योंकि लड़ाई का मतलब ये होता है कि साहब आपके पास जितनी ताकत है, आर्मी में जितनी ताकत है, एयरफोर्स में जितनी ताकत है, नेवी में जितनी ताकत है, आप पूरी झोंक दीजिए, वो लड़ाई है। तो अभी हमने जो देखा बहुत लिमिटेड तरीके से काम हुआ, एक एयर वॉर हुई एक रात को, उसके बाद ये सब चलता रहा जो न्यू नॉर्मल बन गया है। इसके बाद अगला स्टेप होगा जब दोनों फौजें मोर्चे पर आएंगी, उसे हम कहते हैं प्री वॉर कंडीशन। अच्छा, इसमें पाकिस्तान को फ़ायदा है। अब पूछिए वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो पाकिस्तान की ज्योग्राफी है वो ऐसी है, लंबाई में सब हाँ, ऐसी है, हमारी जो है वो फैली हुई है। तो जो हमारी फ़ौज है वो पूरी जगह फैली हुई है, उनकी फ़ौज पूरी ऐसे है। तो उनमें क्या होता है, 2 तरीके की हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई करने की अभी तक, ये एक सवाल आप मेरे से आगे ज़रूर पूछिएगा कि क्या बदला है। अभी तक ये मेरी भी सोच थी कि दोनों तरफ की लड़ाई की डॉक्ट्रिन जो होती है कैसे लड़ेंगे वो एक जैसी थी। बिल्कुल, उसका मतलब ये होता है कि जो फ़ौज थी हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की, उसमें 2 तरीके की आर्मी थी। एक आर्मी है जिसको हम बोलते हैं होल्डिंग फॉर्मेशन। इनका मतलब क्या होता है कि साहब जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, आप इतना नज़दीक बैठे हैं कि आप फ़ौरन जो है 48 से 72 घंटे में आप मोर्चे के अंदर आ जाइए, पहुंच गए। और ये दोनों साइड कर सकती हैं, पाकिस्तान भी कर सकता है उनकी फ़ौज, हमारी भी। फिर क्या होगा उसके बाद कि जो आपकी ऑफेंसिव फोर्सेस हैं, स्ट्राइक फोर्सेस हैं, रिज़र्व फोर्सेस हैं, फिर वो आएंगी। वो जो है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 दिन में उनको ला सकते हैं। हमारे केस के अंदर जो लास्ट तजुर्बा था हमारा, जब हमने पूरी आर्मी मोबिलाइज़ करी थी, वो हमने 2001-2002 में करी थी, जब ऑपरेशन पराक्रम हुआ था और वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे। उस समय हमने देखा था कि 2 हफ्ते लग गए थे। इसका मतलब ये है कि हमारी फ़ौज को 2 हफ्ते लगेंगे, उनकी फ़ौज 1 हफ्ते में होल्डिंग भी तैयार है, वो भी तैयार है। अभी न्यू नॉर्मल के पास का, अभी उनके पास असला भी ज़्यादा है। अब नेक्स्ट स्टेज है वॉर। आप समझ गए ना, एक बार फ़ौज आ गई तो फिर अब लड़ाई शुरू हो गई। तो हमने क्या किया है, पूरी लड़ाई का
जो एक लेवल था उसको इतना नीचे कर दिया है कि अब हमको 24 घंटे हमारी फ़ौज को लड़ाई के लिए तैयार रहना है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, ये पॉलिटिक्स एक बात होती है, एक हौसला अफजाई करना मुल्क की एक बात होती है। मैं भी चाहता हूँ हमारे मुल्क की हौसला अफजाई हो, पर एक्चुअल लड़ाई जो होती है उसमें इमोशंस नहीं होते। एक्चुअल लड़ाई में सिंदूर की कोई बात नहीं होती, उसमें एक तरीका होता लड़ाई करने का, उससे आप लड़ाई करिए। उसमें 3 चीज़ें होती हैं। देखिए, एक तो होता है कि आपके पास काबिलियत क्या है, जिसको हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। एक होता है कि अब आप उस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, उसको हम बोलते हैं आर्ट ऑफ वॉर, जो डॉक्ट्रिन है आपकी। और तीसरा होता है, इसको मुकम्मल करने के लिए आपको ट्रेनिंग करनी है। तो ये जो 3 चीज़ें होती हैं, इनमें कहीं इमोशन नहीं होता, इसमें कोई ये देशभक्ति की बात, मतलब नारेबाजी, इसमें कुछ नहीं है। तो अब मैं आपको बॉटम लाइन देता हूँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद हम एक ऐसे कगार पे खड़े हैं जहाँ लड़ाई का जो थ्रेशोल्ड है वो बिल्कुल नीचे आ गया है, काफी नीचे आ गया। और हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, हमारा दुश्मन पाकिस्तान के साथ चाइना है, जिसको मैं बोलता हूँ, और मैं 2019 से बोल रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर, एक तरफ की लड़ाई जो रीइंफोर्स्ड है। अब ये हुई कैसे? अब वो हुई ऐसे कि जब मोदी सरकार ने 370 और 35A हटाया और ये कहा कि साहब अब जो कश्मीर है वो हमारा है, अच्छी बात है, पर ये नहीं सोचा कि इसका मिलिट्री और सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन क्या है। वो सोचा ही नहीं किसी ने उस समय। तो उसका इम्प्लीकेशन ये हुआ, अब आप याद करिएगा, जब 370 हटा था तो उसी समय पाकिस्तान का आर्मी चीफ, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और जनरल बाजवा, ये दोनों गए थे चाइना, और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जनरल बाजवा से अलग बात करी थी। अब मुझे कैसे पता है वो करी थी? क्योंकि अप्रैल 2022 में मेरे को उन्होंने इनवाइट किया था, इमरान खान की सरकार ने, कि पाकिस्तान अपनी पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी रिलीज़ कर रहा है। तो उस फंक्शन में आके बात करने के लिए भी, एक लेक्चर देने के लिए मैं उसमें गया था। शायद मैं ही था एक हिंदुस्तानी जिसको बुलाया था। तो लेक्चर के बाद वहाँ जनरल बाजवा भी थे। तो जनरल बाजवा से मेरी खुद बात हुई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जनरल बाजवा ने मुझे ये बोला, मैंने कहा कि आपने तो पूरी अपनी सोच बदल दी, अब आप बात कर रहे हैं पीस की, कि हमें पीस चाहिए, शांति चाहिए हिंदुस्तान के साथ। आप बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये आपने लेक्चर में भी कहा, आपकी ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में भी लिखा है। तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, जब मैं चेयरमैन शी जिनपिंग को मिला था तो उन्होंने मुझे ये नसीहत दी थी, एक बात बताई थी कि जनरल साहब, हमें हांगकांग और मकाऊ लेने में कई साल लगे, हमने धैर्य से काम लिया। हमने ये नहीं कहा कि हम लड़ाई लड़ लें, हमने कहा कि उस वक्त में, वो तो जब आएगा आएगा, हमें अपने लोगों की खुशहाली, लोगों की डेवलपमेंट, उस पे हमें फोकस करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे ये नसीहत दी, जो सिक्योरिटी का आपका मामला है वो आप मेरे पे छोड़िए और आप जो है डेवलपमेंट पे फोकस करिए। तो इसलिए उन्होंने पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी थी पाकिस्तान की, जिसमें कि सिविल सरकार इमरान खान की और आर्मी चीफ उस समय जनरल बाजवा दोनों शामिल थे। आगे भी सुनिए एक मज़ेदार बात। अब वो जो हवाई बात नहीं करी थी ये चेयरमैन शी जिनपिंग ने, अक्टूबर 2019 में शी जिनपिंग आए थे चेन्नई महाबलीपुरम सेकंड इनफॉर्मल समिट करने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। तो उसमें जब समिट हो गई, हमारे पत्रकारों को बताया गया कि साहब ट्रेड की बात हुई है दोनों देशों के बीच में। अरे भाई, वो ट्रेड के लिए उनका प्रेसिडेंट थोड़ा आएगा बात करने,
कोई भी आके बात कर सकता था। तो जो बात वो कह के गए प्राइम मिनिस्टर मोदी को, वो ये थी कि देखिए, ये जो 3 मुल्क हैं, चीन, पाकिस्तान और भारत, इनमें शांति होनी ज़रूरी है, तभी इस रीजन की डेवलपमेंट होनी चाहिए, होगी। अच्छा, इसको हमने नज़रअंदाज कर दिया। मुझे ऐसे पता है इसके बारे में, और लोगों को भी पता है, क्योंकि जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग ही, जो उस मीटिंग में थे, जब वो वापस जा रहे थे तो उन्होंने एयरक्राफ्ट में पत्रकारों को ये बात बताई। उस समय हमारे बीजिंग के कॉरेस्पॉन्डेंट हिंदू के अनंत कृष्णन थे। ये उनकी रिपोर्ट चाइना से आई थी कि वांग ही ने बोला है कि ये पीस होनी ज़रूरी है, पर हमने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या नतीजा हुआ? उसके बाद जब हमने उसको नज़रअंदाज किया तो फिर अप्रैल 2020 में फिर चाइना ने, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर रहे हैं बात को, मैं बीच की बात थोड़ी सी कब काट रहा हूँ, तो उन्होंने वो अपना अप्रैल 2020 के अंदर वो यहाँ आके हमारी ईस्ट लद्दाख में आके वो कब्ज़ा करके बैठ गए। तो कहने का मतलब ये है, उस वक्त से प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से लेके नीचे तक सब चाइनीज़ लीडर ने ये खुलेआम कहा है कि चाइना सपोर्ट करेगा पाकिस्तान की सिक्योरिटी को और सॉवरेनिटी को। अब ये मोदी सरकार की जो सिक्योरिटी टीम है, उसको इसका मतलब समझना चाहिए था कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, अगर ये बार बार बोल रहे हैं तो ये कुछ इतनी ज़्यादा मदद करेंगे कि जो पाकिस्तान है वो मिलिट्री टर्म्स में एक बहुत तगड़ा मुल्क बन जाएगा, और उसका हम नतीजा अभी देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में, और आगे भी देखेंगे। एक बात जो प्रधानमंत्री के भाषण में और थी, जो चिंताजनक थी, लेकिन भारत में हो सकता है लोगों को उससे काफ़ी खुशी मिली हो, वो ये है कि उन्होंने कहा कि अब हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल से नहीं डरेंगे। जबकि उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि हमें इस बात का अंदेशा था कि दोनों में न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकती है, जिससे लाखों लोग मारे जाएंगे, और इसलिए हमने दोनों को कहा कि अब ये बंद करो, वरना हम आपके साथ तिजारत नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। और तब वो दोनों रुक गए और दोनों ने कहा कि हाँ ठीक है, बंद करते हैं। लेकिन इधर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल से नहीं डरेंगे। तो वो क्या डोनाल्ड ट्रंप के इस चीज़ को निष्प्रभावी करने के लिए बोल रहे हैं और फिर अपने लोगों में जोश भरने के लिए कह रहे हैं? लेकिन इस बात का और दूरगामी प्रभाव मतलब क्या हो सकता है इसका? देखिए, ये एक बहुत बहुत ज़रूरी सवाल है, बहुत अहम सवाल है, जिसको मैं थोड़े से वक्त लगेगा, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये आपके व्यूअर्स के लिए। देखिए, एक ऐसी सोच बनी हुई है वेस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर और इंडिया के अंदर भी, कि साहब हम जो है, हम बड़ी ताकत है, मिलिट्री ताकत, और हम जो है पाकिस्तान को कभी भी हरा सकते हैं। अब मैं आपको एक सबूत देना चाहता हूँ कि 1 जनवरी 49 को जब पहली लड़ाई कश्मीर की ख़त्म हुई थी, तो एक मिलिट्री लाइन बनी थी जिसको सीज़ फायर लाइन बोलते थे, तब बन गई। वो लाइन आज भी कायम है, उसका नाम बदल गया है, अब उसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। तो लाइन कायम होने का मतलब ये है मिलिट्री लाइन का, कि जितनी भी हमने जंगें लड़ी हैं, 65 की लड़ी, 71 की लड़ी, फुल फ्लेजेड जंग, इंडियन मिलिट्री में कभी इतनी ताकत नहीं रही कि वो पाकिस्तान मिलिट्री को इतना हरा सके कि वो लाइन को हटा सके। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? देखिए, अब लोग कहेंगे कि साहब वो 71 में बांग्लादेश बनाया। अरे बांग्लादेश एक अलग चीज़ थी, बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, तो वहाँ पे तो इन एनी केस वो जीत सकते ही नहीं थे, कोई भी नहीं जीत सकता था, क्योंकि 1000 किलोमीटर के उसके बीच में हिंदुस्तान आ रहा था, तो क्या कर सकते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये एक और स्टडी है, अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता हूँ, मैंने आपको एक सबूत दे दिया कि वेस्टर्न सेक्टर में, जिसको हम वेस्ट बोलते हैं वो ईस्ट बोलते हैं, जहाँ मिलिट्री लाइन आज भी कायम है, वो हम उसको कभी भी किसी जंग में नहीं हटा पाए हैं। बल्कि मैं आपको एक बात और बताता हूँ, 71 की लड़ाई में जब प्रधानमंत्री ने बुलाया था जनरल मानेकशॉ को और उनको बोला कि साहब ये जंग लड़नी है, उन्होंने कहा मुझे 6 महीने चाहिए तैयारी के लिए, तो तैयारी उनको चाहिए थी
ईस्ट पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल क्लियर हुक्म दिया था। उस समय ये पूरा वेस्टर्न थिएटर एक होता था, वेस्टर्न सेक्टर, और उसके जनरल होते थे जनरल कैंडिथ। जनरल कैंडिथ को हुक्म दिया था जनरल सैम मानेकशॉ ने, आप इस लाइन को होल्ड करके रखिए, यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी जो है ना घुस पाए ज़्यादा, उसको होल्ड करके रखा। तो कहने का मतलब ये है, कन्वेंशनल लड़ाई में पाकिस्तान कभी आप उसको नहीं हरा पाए हैं। और आज सिचुएशन ये है, जैसे मैंने आपको बताया, 2019 के बाद अब जो है चीन भी मिल गया है, तो अब तो हराने का कन्वेंशनल वॉर में सवाल ही नहीं उठता। तो जब आप उसको कन्वेंशनल वॉर में नहीं हरा पाए, तो न्यूक्लियर वेपन की बात कहाँ से आ गई? अरे साहब, न्यूक्लियर वेपन की बात तो तब होती है ना, जब इंसान जो है, एक मुल्क जो है, उसकी मिलिट्री ताकत को आपने इतना तहस नहस कर दिया कि उसका सर्वाइवल इज़ एट स्टेक, तब वो थ्रेट भी देगा और वो न्यूक्लियर वेपन यूज़ भी करेगा। तो ये एक झूठी धारणा है कि न्यूक्लियर वेपन। अच्छा, अब क्या है ये, और आप थोड़ी सी और बात बता दूँ इसके बारे में। अब उनकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? उनकी सबसे बड़ी परेशानी कन्वेंशनल वॉर में वो ये है कि उनकी इलोंगेटेड ज्योग्राफी है, और बहुत बड़ी बड़ी और बहुत अहम चीज़ें जो है एकदम बॉर्डर के साथ है। लाहौर जो है वो 40 किलोमीटर है अमृतसर से। तो उनको ये दिक्कत है कि कहीं अचानक अगर आप घुस गए, उसमें 5 किलोमीटर भी घुस गए तो दिक्कत हो सकती है। तो उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि हमारे पास न्यूक्लियर में फुल स्पेक्ट्रम कैपेबिलिटी है, मतलब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी है, हम फील्ड में छोड़ सकते हैं। पर वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन अपने ग्राउंड के कमांडर्स को कभी दी ही नहीं, वो आर्मी हेडक्वार्टर होल्ड करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये कहना प्रधानमंत्री का या डोनाल्ड ट्रंप का कि एक न्यूक्लियर ब्लैकमेल थी, इसके कारण हम और आगे नहीं गए, तो ये आपकी गलत धारणा है, ये एक बहुत गलत सोच है। ये आपको पहले उनको कन्वेंशनल कैपेबिलिटी में हराना है। अगर आप सब जगह में नहीं हरा पाए, अब सिचुएशन चेंज हो गई है, तो साहब आप वो क्यों न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेगा, आप समझा दीजिए मुझे। तो यानी फिर न्यूक्लियर ब्लैकमेल का तो सवाल ही नहीं उठता। तो सवाल ही नहीं उठता ना। ये एक बताने का तरीका होता है कि साहब देखिए हमने ये नहीं किया। हमें देखिए, एक मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि एक जो ठीक रियलिस्टिक नैरेटिव है, जितने लोगों तक पहुँचा पाऊँ वो पहुँचाना ज़रूरी है। हमारे देशवासियों को पता होना चाहिए कि साहब असलियत क्या है, सिचुएशन क्या है। मैं तो पॉलिटिक्स में हूँ नहीं, तो और वो रेटोरिक में बह न जाए। हाँ, वो उसमें बहना है। जी हाँ। अच्छा, तो अब यहाँ तक आपने इंटरव्यू सुना, ये ज़रा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे मैं पॉज कर रहा हूँ, इसका एक और पार्ट हम बनाएंगे। तो अब चंद जो अहम बातें वो ये हैं कि ये जो जी ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर है, ये इनकी बातों से तो ये लगता है कि ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहने वाला। और ये कायम इसलिए नहीं रहने वाला क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो इंडिया की इस वक्त इंतहा पसंद हिंदू हुकूमत है, वो इसको कायम रहने ही नहीं देगी। अगर वो कायम रखना भी चाहे तो इतनी बड़ी बढ़के मार चुकी है कि अगर कोई भी कश्मीर में कार्रवाई होगी, जो कि ज़रूर होगी, इसमें तो शक ही कोई नहीं। कश्मीरी जो अब जिनको इतनी देर से इन्होंने तंग किया हुआ है, वो कुछ ना कुछ तो करते ही रहेंगे। अब करेंगे तो ये फिर बराह रास्त उसके बाद पाकिस्तान पे हमला करेंगे। तो ये कितनी देर तक इस तरह चलता रहेगा? ऐसे तो नहीं ना चलता रहेगा, तो फिर ये मामला खराब होंगे। तो अभी इन्होंने ये जो आपने बातें सुनी है सारी, इसमें आपको क्या फील हुआ? एक तो बात यह है कि इन्होंने बड़ी साफ तौर पे बता दिया कि जो पाकिस्तान कन्वेंशनल पावर है पाकिस्तान की जंग लड़ने की, वो बहुत ज़्यादा है। अगर इंडिया कम समझता है पाकिस्तान को इसमें, तो ये इसकी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और अगर कभी पाकिस्तान के साथ इनकी जंग हुई तो फिर इसका इनको पछतावा भी होगा। अभी आपने संदूर के बाद भी देख लिया कि अब इनकी चीखें आसमान पे हैं। और प्रवीण स्वानी ने यह भी कहा कि आज तक 1949-1947 से लेकर आज तक एक भी जंग जो है वो इंडिया पाकिस्तान को वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर शिकस्त नहीं दे सका, जो कि उनका वेस्टर्न फ्रंट है इंडिया का। उसने बड़े वादे तौर पर कहा कि आज तक 1 इंच ज़मीन भी पाकिस्तान की जो है वो इंडिया नहीं ले सका। तो और भी बहुत सारी बातें हैं जो सारी बात आप अपने सुन ही ली हैं। तो इसमें वीडियो में इतना ही था। अभी नेक्स्ट पार्ट आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और साथ में अपनी राय भी दीजिएगा कि ये जो आपके साथ वीडियो शेयर की है,
इससे आपको कितना कुछ सीखने को मिला है। तो नेक्स्ट पार्ट इसका आने वाला है, वो भी आपने देखना है। तो अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।